हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है ये आपका 9वां चैप्टर किस चीज़ का, क्लास 7th का हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। तो क्लास 7th में आपके पूरे 10 चैप्टर हैं। एक दिन में मैंने आपके 2-2 करके चैप्टर करवाए हुए हैं। तो आज आपका 9 और साथ साथ में 10 हो जाएगा। तो आज आपका क्लास 7th का हिस्ट्री समाप्त है और 3 दिन में आपका क्लास 8 का हो जाएगा, क्योंकि मात्र 6 चैप्टर है ना। तो ये रहा आपका क्लास 7th का। 6 का अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए। 6 का हिस्ट्री मैंने आपको करवा दिया है। और अगर हिस्ट्री से पहले आपने भूगोल नहीं देखा है तो भूगोल जाके देख लेना, क्योंकि भूगोल अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको हिस्ट्री जो है बोरिंग नहीं लगेगा। चलिए, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लास्ट में लाइक करना जब पूरा हो जाए। अब चलिए देखते हैं आगे। चैप्टर का नाम देखिए, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो हमें देखना है किस प्रकार से जो क्षेत्र में है संस्कृतियां पनपी। चलिए देखिए, इसको देखते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है ना। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन असीमताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि युगांतरों से अस्तित्व में है, कि ये जो चीज़ें हैं युगांतर से अस्तित्व में है। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। ये समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं वो क्या है, समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। तो जैसे इन लोगों ने वस्त्र बताए, तो वस्त्र का डिजाइन आपका धीरे धीरे बदल रहा है, भोजन का प्रकार आपका धीरे धीरे बदल रहा है ना। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है ना। एक मिनट, चलिए देखते हैं आगे। देखेंगे जैसे कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। जैसे परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुरानी रीति रिवाजों से तो निकली, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है, थोड़ा बदल जाती है ना। देखिए आगे, चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो चेर और मलयालम भाषा का विकास देखिए। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। महोदयपुरम का चेर राज्य, जो महोदयपुरम था उसका चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है ना। यानी आज के केरल राज्य की बात कर रहे हैं। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था महोदयपुरम का चेर राज्य, ठीक है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग करके अभिलेखों में किया है। ये जो मलयालम भाषा उधर पर बोली जाती थी, तो यहाँ पे जो भाषा एवं लिपि का प्रयोग अभिलेखों में किया है मलयालम का। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग जो है उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो ये भाषा उधर पर सबसे पहले बोली गई। साथ साथ ये अभिलेख लिखा हुआ है, ठीक है, मलयालम भाषा में। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, है ना, याद रखिएगा, लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम, अब आपसे पूछिए मणिप्रवालम क्या है, तो याद रखना मणिप्रवालम शैली है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की संकेत करता है। मणिप्रवालम क्या अर्थ है इसका, हीरा और मूंगा। तो ये आपकी शैली
जो है ये आपकी शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा। मणिप्रवालम एक शैली है आपकी भाषा की, ठीक है। चलिए देखिए आगे। शासक और धार्मिक परंपरा, जगन्नाथी संप्रदाय। देखिए, अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ आपका विष्णु का पर्यायवाची, याद रखिएगा। इसका अर्थ है दुनिया का मालिक। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती हैं। काष्ठ मतलब लकड़ी की प्रतिमा, वहाँ पे जो जनजाति रहती है उनके द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, है ना। वहाँ के स्थानीय देवता थे, आगे चलकर इनको बोल दिया कि विष्णु भगवान है, तब जो है विष्णु का पर्यायवाची होने लगा जगन्नाथ। 12वीं शताब्दी में गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा निकले, अनंतवर्मन। अनंतवर्मन ने पुरी में सर्वोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चित किया। इसके बाद 1230 में राजा अरंगभीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया, जो स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित करते थे। कौन? अनंगभीम राजा थे जो तृतीय, है ना, वो प्रतिनियुक्त घोषित करते थे। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जगन्नाथ मंदिर पर जो पुरी में है इस समय पे, है ना। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार जो है हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मंदिर पर ये लोग अपना मंदिर को क्या करते थे? अपने आप में नियंत्रण करते थे। चलिए देखिए, राजपूत और सूरवीरता की परंपरा है। जगन्नाथ का पुरी मंदिर ये आपका दिखाया गया है, चारों धाम में से एक है। राजपूत और सूरवीरता की परंपरा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता था कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं, जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान पूरे में राजपूत मिलेंगे आपको, लेकिन राजपूत ज़्यादा थे, इसलिए उसको राजपूताना कहा जाता था, है ना। ऐसे मान लीजिए कोई आपका जो गांव है, आपका कोई मोहल्ला होगा, है ना, मान लीजिए ब्राह्मणों का मोहल्ला है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऑल टोटल ब्राह्मण मिलेंगे, लेकिन ये हो जाता है कि 70-80% मात्रा में ब्राह्मण मिल जाएंगे, तो ब्राह्मणों के नाम पर उनका नाम जो है, मोहल्ले का नाम उसी टाइप से रख दिया जाता था, है ना। जैसे, है ना, तो ये वही चीज़ है कि राजपूत राजस्थान में ज़्यादा मिले, तो उधर पर राजपूताना बोल दिया। अब ऐसा नहीं है कि ऑल टोटल राजपूत रहेंगे, है ना। राजपूती के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता था कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। इन्होंने एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजीव रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। भागते नहीं थे ये लोग, पीठ नहीं दिखाते, चाहे मर जाए वहीं पर रणभूमि में। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई गई हैं। ये जो गीत और काव्य है, ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। ये सब चीज़ें रहती थी। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ। कभी कभी वे झगड़े के कारण
के रूप में विद्यमान थे। मतलब कभी कभी क्या होता था, स्त्रियों के लिए युद्ध होते थे, तो वही चीज़ बता रखा है कि कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। एक रक्षा करेगा और एक उसको जीतने की लड़ाई करेगा, है ना। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा उनकी मृतक पत्नियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख मिलता है। सती प्रथा, सती हो जाना। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। तो ये चीज़ भी रहती थी। सती प्रथा का उल्लेख मिला है, कहीं कहीं झगड़े का कारण होकर स्त्रियाँ मिली हुई हैं, स्त्रियों का उल्लेख है। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी, तो किस नृत्य की कहानी इधर बताई गई है? कथक नृत्य की। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप के कथक के बारे में हम बात करते हैं। कथक आपका कहाँ का है? उत्तर भारत का है, जो कि आपका यूपी का सत्तरी नृत्य माना जाता है अब, है ना। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक अथवा कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषा में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों को की एक जाती है। क्या? कथक, कथा या फिर जो है कहानी सुनाने वालों की एक जाति है, इसलिए अब जो है कथक नाम हो गया। एक कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, कहानियाँ लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाते थे। कथक, जिन्हें रासलीला कहा जाता था, कृष्ण भगवान की जो लोकनाट्य कहानियाँ प्रस्तुत की जाती थी उसको रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े हुए हैं। चलिए देखेंगे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए। यानी जो आज के समय पे कथक डांस किया जाता है वो उस समय का है, मुगल बादशाहों के समय का, जहां इस नृत्य ने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गए। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान के राज दरबारों में और लखनऊ में, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में फला फूला, और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा यूपी में। ठीक है, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पूरे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, निकटवर्ती इलाकों में भी जो है पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पथ संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। अब देखिए, आप 6 शास्त्रीय नृत्य याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य। देखिए, किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन हो जाता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कह सकते हैं जिसका विषय धार्मिक हो? क्या हम उसे शास्त्रीय मानते हैं क्योंकि उनके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त हो, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता हो? कब मानेंगे कि ये शास्त्रीय नृत्य है ना? उसमें भिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं, जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है।
यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द सा सही नहीं होता। तो इसलिए 6 नृत्यों को शास्त्रीय बताया गया है, शास्त्रीय नृत्य बताया गया है, तो हम उनको ही शास्त्रीय नृत्य मानते हैं। बाकी और नृत्य को हम ये नहीं कहते हैं कि ये शास्त्रीय नृत्य है ना। देखिए अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। कथकली केरल 2 नंबर, उड़ीसा 3 नंबर, कुचिपुड़ी 4 नंबर, मणिपुरी 5 नंबर। कथक आपका कहाँ का है? कथक 6 नहीं, सॉरी 8 हैं आपके नृत्य, ठीक है। 6 नृत्य नहीं है, 8 हैं आपके। तो 5 तो आपके हो गए, 1 मिनट इसको कलर चेंज कर लूँ। 5 आपके हो गए। 6वां नंबर कथक है ना, जो कि आपका यूपी का है। और 7वें नंबर पे आपको मिलेगा असम का सत्रिय है उसका नाम, देखिए इधर पर। असम का आपका शास्त्रीय की तरह ही सत्रिय बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में। और 8वां आपका जो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आपका फिर से केरल का है ना। और केरल के 2 हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कि 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो केरल। कौन कौन से? एक तो कथकली है ना, और एक आपका मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसा उड़ीसा, और असम सत्रिता है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मणिपुरी। तो इसमें से आपको मणिपुर का 3-4 पूछे जाते हैं। एक तो आपका कथक यूपी का पूछा जाता है, दूसरा आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का पूछा जाता है, फिर आपका कुचिपुड़ी यानी कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कच्चीपुड़ी से आप इसको याद रख सकते हैं, कुचिपुड़ी को, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको याद करने लगा। और मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम कथकली कहाँ का है? केरल का। तो इतने आपके 4-5 पूछे जाते हैं। बाकी ये जो जैसे जिस प्रकार से राज्य का नाम है वैसे ही नृत्य का नाम है, तो वो आपके नहीं पूछे जाते हैं। जैसे उड़ीसा, मणिपुरी, असम का शास्त्रीय नृत्य, तो ये नहीं पूछे जाते हैं आपके ज़्यादा। संरक्षण के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा, देखिए आगे। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र क्या है? छोटे छोटे चित्र, नाम से ही आपका निकलेगा। छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र हैं जो पश्चिम भारत में पाए गए हैं, पश्चिम में मिले हैं। जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए हैं लघु चित्र। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया है। जो मुगल बादशाह रहे, कौन कौन? अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत अच्छे चित्रकारों को संरक्षण दिया है जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपि में चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें तलवार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणामस्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे, है ना। तो किनका? मुगलों के जो हैं, इनके जैसे ये लोग दरबार लगाते थे, खुद की फ़ोटो भी चित्रित करवाते थे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी,
कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का भी चित्रण बराबर जारी रहा। तो चित्र बनने लगे थे। तो आज भी हम लोग इतनी सारी फ़ोटो वोटो वगैरह लेके रखते हैं, सेल्फी बैक कैमरे से फ़ोटो तो अच्छी लगती हैं। तो इसी प्रकार से ये लोग भी करते थे, इन लोगों को भी अच्छा लगता होगा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का। चलिए देखिएगा, तो चित्र देख लेते हैं। इलाका हिमालय की तलहटी का इलाका हिमाचल प्रदेश के साइड का। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला का एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा गया। अगर आपसे पूछे अब बसोहली शैली जो थी ये कहाँ पे, आप इसका विकास कहाँ पे हुआ, तो हिमाचल प्रदेश की हिमालय वाली तलहटी क्षेत्र में। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वही थी भानुदत्त की रसमंजरी। रसमंजरी किसकी है? भानुदत्त की। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। नादिर शाह के दर पे आक्रमण रहा है, पलायन कर गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, है ना, मतलब जो उन्हें रख सकते थे वो लोग वहाँ पे मिल चुके। ऐसा नहीं है कि लोग भागे तो उन्हें आश्रयदाते भी मिले। चलिए देखिए आगे, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। उधर पे कांगड़ा शैली रही। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी की एक नई जान डाली। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपरा थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषय का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। तो कांगड़ा शैली में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्शों आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते हैं। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। चले जाएंगे बंगाल, नज़दीकी से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। बंगाल में देखते हैं बंगाल में किस चीज़ का विकास हुआ। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते हैं, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभ में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, है ना? तो फिर अगर ऐसा था तो अलग से जो है नई भाषा कैसे आई? आगे देखिए, ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध आपका दक्षिण का बिहार आजकल, मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध आपके स्थापित होने लगे थे बंगाल और मगध के बीच, जिसके कारण संभवतः देखिए भाषा, इसको पढ़ नहीं सकता कोई। बंगाली रामायण है बंगाल में, बंगाली भाषा में लिखी हुई रामायण, है ना। क्या था इधर पर? वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। बंगाल में संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगा होगा अवध से संबंध करने से। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने, जो गुप्त वंश आया था, गुप्त वंश के शासकों ने बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इन्होंने बंगाल पर नियंत्रण किया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों को रखा बंगाल में। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषी तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, यानी जो भाषाएं वहाँ पर बोली जा रही हैं वो सारी की सारी संस्कृत से संबंधित है ना। देखिए 8वीं शताब्दी में, अब 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। पाल शासक आए, पाल वंश का इधर पे आया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। क्या बोलते थे उसको? सूबा। उस समय प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। प्रशासन की तो फारसी थी, लेकिन जो बंगाली थी वो क्षेत्रीय भाषा थी, है ना। चलिए देखिए, वस्तुतः
15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया था। यानी अधिकतर लोग बंगाली बोल रहे थे। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी। कहाँ की? पश्चिमी भाग की, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा, इसलिए उसको पश्चिम बंगाल बोला जाने लगा था। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। समय समय से जो है भाषा उसी भाषा में चेंज आता रहता है और हमें पता नहीं चलता। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी तथा यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली एक हिस्सा बन गया है। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। यानी बंगाली भाषा जो थी पहले समय पर संस्कृत से निकली, लेकिन फिर धीरे धीरे गैर संस्कृत शब्दों का भंडार भी उसमें रहा है ना। जनजातीय भाषाओं के कुछ शब्द जुड़े हुए हैं, कुछ फारसी, कुछ यूरोप, तो धीरे धीरे जो है भाषाएं उसमें शब्द जुड़े। अब वो पूरा मेल जोल करके अब जो है आधुनिक बंगाली जो आज बोली जाती है वो चीज़ है। आगे देखते हैं। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी संस्कृत की है तथा दूसरी उससे अलग है, स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य, जिसका शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, मंगल काव्य कहाँ का है? बंगाली का है। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। आगे देखिए, दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत यहाँ पे मिलेंगे आपको, है ना। धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ मिलेंगी, परी कथाएँ मिलेंगी, लोक कथाएँ और गाथा गीत मिलेंगे। चल देखेंगे मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर, तो इनकी कुछ चीज़ें बताएंगे। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएँ करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के सक्षम संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता थे वहाँ के, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती थी। या तो काठ मतलब क्या है, लकड़ी की मूर्ति बनाई जाती थी या पत्थर। चलिए आगे देखिए। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनसे यह इंगित किया जाता है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी की उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुई है। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती हैं। अब देखिए, लिखित जो मिलेगा उसको तो आसानी से लोग बाग समझ लेंगे कि हो सकता है उसमें तारीख वारीख डाल देते होंगे जो लिखते हैं कि हाँ ये कब का लिखा हुआ है। लेकिन जो मौखिक रहेगा, जो ओनली बोल के बोला जाएगा, मुँह से बोला जाएगा, उससे कैसे पता चलेगा कि इसकी रचना कब की है। तो इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं हो पाता था। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थे, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। चलिए आगे। पीर और मंदिर, तो समाज मंदिर बनवाए जाते थे। 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। दलदली भूमि थी, धान की खेती अच्छी होती थी, तो लोग बागों ने जंगलों को काटा और धान की खेती करना स्टार्ट किया। सने मतलब होता है धीरे धीरे। सने स्थानीय मछुआरों तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। यानी जो जनजाति के लोग थे वो अब किसान बन गए। बदलाव। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हुआ 17वीं शताब्दी में, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की, है ना। बांग्लादेश की राजधानी इस समय पर क्या है? ढाका। तो उस समय पे जो पूरा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सब चीज़ें जो है इंडिया में ही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा ही मानी जाती थी। तो केंद्र पर था, इसलिए ढाका को राजधानी बना लिया। अधिकारियों कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए
कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। इस सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किए। उस समय पर जो नेता थे, ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे, पीर बोलते थे। चलिए देखिए, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्मा भी शामिल थी। पीरों में पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाने लगीं। अधिकतर जो है इनकी मूर्तियाँ बनाने जाने लगे, मज़ारें बनाई जाने लगीं। आगे देखिए, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। 15वीं शताब्दी के बाद बंगाल में मंदिर बने, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गए। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बने रहते थे। शक्ति का प्रदर्शन होता था मंदिर बनवा के, है ना। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर, तेली को उस समय पर कालू बोला जाता था, कंसारी घंटा धातु के कारीगर को बोला जाता था, जो घंटा धातु बनाता था, जिससे घंटा बनता था, उसको कंसारी बोला जाता था। तो इन लोगों का समर्थन मिलता था। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जो बाहर की यूरोप, इंग्लैंड की कंपनी आ गई तो कंपनियों में काम मिलने लगा तो लोग वह कंपनियों में काम करने लगे। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रास्थिति व प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित करी जाने लगी। तो ये हो गया, लोग बाग कंपनियों में काम करने लगे। तो देखिए, झोपड़ी है, ये चौचाला का मंदिर है, इधर पर लिखा हुआ है चौचाला मंदिर, है ना। तो झोपड़ियों की जगह मंदिरों में मूर्तियों को स्थापित कर दिया गया। इन मंदिरों की शकल और जो आकृति बनती थी वो बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह ही बनती थी। झोपड़ियों की तरह एक झोपड़ी इधर बनाई जाती थी, दो छतों वाली, और चौचाला यानी 4 छतों वाली। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पे बंगाली शैली देखने को मिली। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी। तो ये कठिन होता था रखना, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिर में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटियों की पहुंच चुकी थी। तो ये था मछली भोजन के रूप में। और क्या है आपका, अब देखिए पश्चिम बंगाल में आपको पता है मछली चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, आज भी खाया जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र किनारे है, नदी भी है आपकी, तो मछली पकड़ना, मछली मिलना इनके लिए ये बहुत ही आसान रहता है। बहुत ही ज़्यादा मछुआरे हैं यहाँ पे। परंपरा भोजन संबंधी आदतें जो हैं आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है ना, ये चीज़ आपको अच्छी खासी से पता है। पश्चिम बंगाल में डेल्टा क्षेत्र बहुत बड़ा, जहाँ पे आपके धान की खेती की जाती है, क्योंकि दलदली मैदान प्राप्त हो जाता है इनको, जहाँ मछली और धान की उपज बहुलता। सुंदरवन का डेल्टा आपका इधर ही तो पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद आपका बांग्लादेश में। अब नदियों को तो नहीं पता कि ये जो है ये हमारा देश है, दूसरा देश है, वो तो हम लोगों ने अब बांट रखा है ना। तो नदियाँ तो आपकी चलती रहती हैं, डेल्टा बनाया। तो जो सुंदरवन का डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, है ना, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ही है। तो यहाँ पे मछली मिलना बहुत आसानी से मिल जाती है। मछली, जब मछलियाँ और धान की उपज बहुलता में होती है
धान की खेती यहाँ पे दलदली मैदान के कारण बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ का मुख्य भोजन मछली चावल है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों पश्चिम बंगाल का इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त होगा। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। बहुत जगह मछली का जो है उल्लेख मिला है, इससे ज़्यादा। और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हुई हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। यानी भोजन, बेचना मछलियों को, ठीक है, खाना मछलियों को, तो इन चीज़ों की जो है चित्रकला दिखाई गई है दीवारों पर। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सामिस मतलब मांस वाला भोजन, यानी ये मांस मछली करने की अनुमति नहीं थी ब्राह्मणों को। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। वहाँ का मुख्य भोजन था, ठीक है, स्थानीय भोजन था, इसलिए वहाँ के जो बंगाल के ब्राह्मण थे उनको बोल दिया कि आप लोग खा सकते हैं, ठीक है, मछली खा सकते हैं। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, याद रखिएगा, बंगाल में रचित है। बंगाल में बृहद धर्म पुराण कहाँ का है? बंगाल से संबंधित है, 13वीं शताब्दी का। स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी। यानी इन लोगों ने क्या किया कि मछली में भी डिवाइड कर दिया कि आप ये मछली खा सकते हैं, इसको नहीं खा सकते। मछलियों की भी इन लोगों ने कैटेगरी डिसाइड कर दी, मछली की, लेकिन कैटेगरी कर दी। बताइए, चलिए देखिए आगे। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। तो यूरोप में कुछ चीज़ें घट रही थीं 18वीं 17वीं शताब्दी में। तो बताया गया है कि जब हमारे भारत में ये सब चीज़ें चल रही थी तो यूरोप में क्या था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। यूरोप में चर्च मिलेंगे आपको, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगीं और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। एक यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। मतलब भाषा के आधार पर राष्ट्रों को अलग करना स्टार्ट कर दिया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन ने इस भावना को और अधिक बल दिया। हटाइए इसको, चलिए खत्म है इधर से कहानी। क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पूरा आप 9 नंबर चैप्टर हुआ है, ठीक है, और आपका आज ही 10 नंबर चैप्टर अपलोड भी हो जाएगा। अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।